जैरेडन रोनर के पास जाता है और उसे वो रिंग मांगता है। जैरेडन कहता है कि वो रिंग मुझे जल्दी से दो। रोनर अपने मन में कहता है कि उनकी ये कंडीशन पूरी तरह से खराब है, लेकिन फिर भी वो रिंग मांग रहे हैं। पीछे से प्रोफेसर सीक्रेट रोनर से बोलते कि रोनर वो जो मांग रहा है उसे दे दो, उसे एक टाइप की डिसऑर्डर है और वो अपनी रिसर्च के लिए कुछ भी कर सकता है। चाहती हूँ कि उसकी हालत और भी खराब हो। जैरेडन मेरे दोस्त, तुम कब तक अपने पास्ट लाइफ से जुड़े हुए लाइफ को जियोगे। जैरेडन को घंटा फर्क नहीं पड़ता उसकी बातों से। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग टेलीपोर्ट होकर जैरेडन के मैजिक टावर में आ जाते हैं। आदेशन कहती कि रोनर से जल्दी हमें क्लिनिक तक जाना होगा, सबसे क्लोजेस्ट लिनक्स क्लिनिक हॉल है, अगर हम दौड़ के जाते हैं तो हम 5 मिनट के अंदर वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन वो लोग दरवाजे के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं कि दरवाजा वो पूरी तरह से लॉक रहता है। उन्हें समझ में नहीं आता कि वो अभी क्या करेंगे और आदेशन रोनर से कहते हैं कि अब हम बाहर भी नहीं जा सकते। तभी जैरेडन होश में आता है और उन दोनों से कहता है कि मेरे साथ आओ, मैं इस दरवाजे को खोलता हूँ, मुझे वहाँ पर जाना है। और जैरेडन अपने मैजिक का यूज करते हुए साइड में एक दूसरा दरवाजा खोलते हैं। रोनर कहता है कि वो असली दरवाजा नहीं है, हमें तो बाहर जाना है, आपको बाहर का दरवाजे को खोलना है, वो नहीं। जैरेडन रोनर को मना करता है और कहता है कि मुझे बाहर नहीं, मुझे वहाँ पर लेके चलो। रोनर प्रोफेसर की बात मानते हुए बोलता है कि ठीक है, और वो प्रोफेसर को उठा के उस रास्ते से जाने लगता है एक अंडरग्राउंड में। जैसे वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं वो लोग कुछ देख के हैरान हो जाते हैं। आदेशन रोनर से कहती कि रोनर ये क्या है। रोनर बोलते कि मुझे भी नहीं पता कि यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन हमने वो देख लिया है जो कि हमें नहीं देखना चाहिए था, हमें वही सब दिखाया जाता है जो कि हमने पिछली वीडियो में देखा था। एक गॉब्लिन जिसके ऊपर बहुत से एक्सपेरिमेंट हुआ था और एक लड़की जो कि कैप्सूल के अंदर बंद थी। वो दोनों लैब के अंदर जाते हैं और रोनर कहता है कि तो प्रोफेसर जो हंगामा कर रहा था वो इस लड़की के लिए है। आदेशन कहती कि करंट के सिचुएशन को देख के मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर रोनर प्रोफेसर को नीचे बैठा देता है और आदेशन को कहता है कि इनका ध्यान रखना, मैं आसपास देखने जा रहा हूँ ताकि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए ताकि प्रोफेसर का हेल्प हो सके। आदेशन कहते हैं ठीक है। तो रोनर आसपास जाके आसपास देखने लगता है और अपने मन में कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे सस्पिशियस इंग्रेडिएंट्स है और यहाँ तक कि एक गॉब्लिन का बॉडी भी है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया है। यह कोई ऑर्डिनरी एक्सपेरिमेंट नहीं लगता। प्रोफेसर जैरेडन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी रोनर के सामने प्रोफेसर जैरेडन की एक डायरी दिखती है। तभी पीछे से आवाज आती है रोनर को। तो रोनर पीछे पलट के देखता है तो प्रोफेसर जैरेडन वो होश में आ जाता है और कहता है मैं ऑलमोस्ट ठीक हो गया हूँ, मुझे बस और थोड़ा वेट करना होगा। अभी हमें बताया जाता है कि इतना साल और इतना तारीख में लकली उसके बॉडी को प्रिजर्व करने में कामयाब रहा, इससे पहले कि फ्यूचर में उसकी बॉडी डिकम्पोज हो जाए। उसे अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि वो अपने वाइफ को बचा सकता है, इसलिए उसने रिग्रेशन मैजिक के ऊपर स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ तक कि उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हुआ। वो हर बार फेल हो जाता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। अपने वाइफ को बचाने के लिए ब्लैक मार्केट में जाके और के दिल को खरीद के उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन वो उसमें भी फेल हो गया। उसके बाद उसने अलग अलग मैजिक आइटम, मैजिक इंग्रेडिएंट्स, एलेक्जर का भी यूज किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, लेकिन वो हर बार फेल हो जाता था। इतने सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसके पास जितना भी पैसा था वो सारा का सारा खत्म हो गया। इसलिए अपने रिसर्च के लिए पैसे को कमाने के बारे में उसने सोचा और फिलोन एकेडमी का एक प्रोफेसर बन गया और अपने वाइफ को भी फिलोन के अंदर मैजिक टावर के बेसमेंट में ट्रांसफर कर दिया। उसे स्टूडेंट को पढ़ाने से नफरत थी, लेकिन उसके पास दूसरा चॉइस नहीं था। अगर उसे पैसा कमाना है तो स्टूडेंट को पढ़ाना ही पड़ेगा अपने रिसर्च करने के लिए। 134वें एक्सपेरिमेंट भी गुजर गया लेकिन उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। ऑनर ये सब सारी बातें डायरी के अंदर पढ़ रहा होता है और अपने मन में कहता है ये है असली वजह कि उसे इतना सारा पैसा क्यों चाहिए था अपने रिसर्च के लिए। तो एंड में वो अपने प्यार के लिए सब कर रहा है। मैंने अपनी पिछली लाइफ में इसे सिर्फ कुछ ही बार देखा है, ह्यूमंस जो कि अपना सब कुछ लगा देते हैं अपने प्यार को बचाने के लिए। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तब मुझे इन दिनों रियलाइज हुआ कि मेरे आसपास भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। रोनर शिफोन के बारे में सोचता है कि वो उसकी बहन के लिए कितना पागल है। तभी डायरी के अंदर रोनर को कुछ अजीब सा चीज मिलता है। प्रोफेसर डायरी में बता रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे रिबेलियन क्राउड को डील को एक्सेप्ट करना होगा। रोनर उस चीज को ले लेता है। ये एक कागज रहता है। रोनर अपने मन में कहता है कि क्या ये रिबेलियन क्राउड ने भेजा है प्रोफेसर को, क्या ये नेबुला ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। नो बे, ऐसा नहीं हो सकता। तभी रोनर के पीछे से आवाज आती है कि हे, दिखाया जाता है ये प्रोफेसर रहते हैं और रोनर से पूछता है कि वो वहाँ पर क्या कर रहा है। रोनर घबरा जाता है। प्रोफेसर एकदम बैडस में कहते हैं कि क्या तुम मेरी चीजों को छू रहे हो। प्रोफेसर की बात सुन के रोनर को पसीना आने लगता है तो वो जल्दी से उस डायरी को बंद कर देता है और कहता है कि नहीं, मैं तो बस यहाँ पर कुछ खोज रहा था ताकि आप जल्दी से ठीक हो जाओ। मेरे जैसा पर्सन यहाँ पर क्या ही कर सकता है जो कि अपने मानव को भी यूज नहीं कर सकता ठीक से। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि रोनर ने उस कागज को अपने पास ही रख लिया रहता है। तभी सीन कट होता है एक अलग सी जगह पर। हमें दिखाया जाता है एक गुफा को। कोई बंदा कहता है कि हम बिना किसी प्रॉब्लम को उसके पास गए और उसे वो लेटर दे दिया, लेकिन डील को पूरा होने में शायद टाइम लग सकता है। जब वो पूरी तरह से टूट जाएगा तो वो आप ही के पास आएगा। हमें वहाँ कुछ बंदे को भी दिखाया जाता है जिन्हें बांध के रखा हुआ रहता है और उनके सामने एक बंदा बैठा हुआ रहता है और दूसरा बंदा उसे बोलता है
अगर प्रोफेसर जाराडेन को एसेंस ऑफ ब्लड चाहिए तो उसे आप ही के पास आना होगा, वो सिर्फ आप ही दे सकते हैं उसे। दूसरा बंदा कहता है कि हा 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 कितना मजेदार, वो जाराडेन वो एंड में लड़की की वजह से बर्बाद हो जाएगा। ह्यूमन सच में बेवकूफ होते हैं, हा 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 हा। सीन कट होता है प्रोफेसर जाराडेन के मैजिक टावर के अंदर। प्रोफेसर जाराडेन रोनर को वो रिंग देते हुए कहता है कि ये लो, मुझे जितना माना चाहिए था मैंने उसके अंदर से निकाल लिया है। रोनर उस रिंग को लेते हुए कहता है कि लेकिन इसमें कुछ नहीं बदला, यह वैसा ही है जैसा पहले था। जाराडेन रोनर को बताता है कि उसे सिर्फ 1 मिनट के अमाउंट का ही माना चाहिए था। इस रिंग के अंदर बहुत सारे माना है, इसलिए तुम्हें पता नहीं चल रहा और इसके लिए तुम्हारा थैंक्स। रोनर अपने रिंग को रखते हुए कहता है कि हाँ इसकी कोई जरूरत नहीं है। जाराडेन रोनर को बताता है कि तुमने गेस कर लिया होगा मेरे लैब के अंदर क्या चल रहा है और मैं किस तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। आई होप कि तुम इसे किसी को नहीं बताओगे। रोनर कहता है कि इसे भूल जाओ और वैसे भी मैं किसी के काम के बीच में इंटरफेयर नहीं करता। प्रोफेसर जाराडेन रोनर को एक बार और थैंक्स बोलते हैं। फिर वो आदेशन की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि जहाँ तक रही तुम्हारी बात नेबुलस की असिस्टेंट टीचर, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को अगले दिन देखूंगा। ये रोनर की तरह कॉम्प्लिकेट नहीं है, लेकिन मैं क्लियरली देख रहा हूँ एक अजीब से एनर्जी तुम्हारे आसपास घूम रहा है। तभी सीन कट होता है कुछ देर बाद का। हमें दिखाया जाता है रोनर और आदेशन को। आदेशन रोनर से कहते हैं कि उसे कुछ काम है इसलिए वो पहले जा रही है, तो रोनर भी कहता है कि ठीक है। आदेशन वहाँ से जाने लगती है। जब रोनर देखता है कि आदेशन वो थोड़ी दूर निकल गई है, तभी रोनर उसी कागज को निकालता है और अपने मन में कहता है कि रिबेलियस ग्रुप क्या वो नेबुला ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है। तब क्या होगा जब प्रोफेसर जाराडेन उनके साथ मिल जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे इसे खुद ही चेक करना होगा। और रोनर जैसे उस कागज को खोल के देखता है तो वहाँ कुछ नहीं रहता है और रोनर थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है क्या यहाँ तो कुछ भी नहीं है सिवाय ब्लड के अलावा? क्या ये मैजिक से बना हुआ लेटर है? अगर ऐसा है तो ये परेशान करने वाला है। लगता है कि मुझे अतीसे के पास जाना होगा। तभी उस लेटर के ब्लड में कुछ रिएक्शन होने लगता है और वो ब्लड लेटर से बाहर निकल जाता है और धीरे धीरे और भी ज्यादा फैलने लगता है। रोनर को कुछ समझ में नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी रोनर के पीछे से आवाज आती है कि ये लेटर वैम्पायर के मैजिक से लिखा गया है। रोनर उस आवाज को सुन के हैरान हो जाता है और वो पीछे पलट के देखता है, ये रहती है ओफेलिया। रोनर ओफेलिया को देख के उसका नाम लेता है ओफेलिया। तो ओफेलिया कहती है कि लॉन्ग टाइम नो सी यू रोनर। सीन कट होता है। हमें दिखाया जाता है स्पेशल क्लब एडवेंचर क्लब को। हमें ओफेलिया और रोनर को दिखाया जाता है। अपने रोनर कहता है कि सीनियर तुमने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। तुम कुछ दिन पहले ही सीता को लेके गए थी रिसर्च करने के लिए, लेकिन तुम इतना बिजी हो जाओगी मुझे नहीं पता था। क्या रिसर्च बहुत अच्छा चल रहा है? ओफेलिया कहती कि हाँ, और तुम्हारा थैंक्स, इसमें बहुत प्रोग्रेस हुआ। सीता वो तो मेरे इमेजिनेशन से भी ज्यादा टैलेंटेड है। बाय द वे तुम्हें वो ब्लड लेटर कहाँ से मिला? रोनर बोलता है क्या ब्लड लेटर? क्या तुम उस लेटर के बारे में कह रही हो? ओफेलिया कहती है कि ब्लड लेटर वो एक बेसिक मैजिक है। वैम्पायर्स एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देने के लिए ब्लड लेटर का यूज करते हैं। तुम्हें बस उस लेटर में हल्का माना डालना है और इसके बाद छिपा हुआ इंफॉर्मेशन वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। और हमें उस लेटर में दिखाया जाता है, लिखा हुआ रहता है कि अगर तुम्हें ब्लड एसेंस चाहिए तो तुम्हें इस जगह पे आना होगा, ब्लड हुक। रोनर अपने मन में कहता है कि ब्लड एसेंस ये तो वो इंग्रेडिएंट्स है जो कि प्रोफेसर को अपने अगले एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए। क्या सच में रिबेलियंस ग्रुप वो नेबुला से जुड़े हुए हैं, वो कमीने? लेकिन ये ब्लड हुक क्या है? ओफेलिया भी उस लेटर को पढ़ती है और कहती है कि ब्लड हुक, क्या ये लेटर ब्लड हुक ने भेजा है? रोनर ओफेलिया से पूछता है कि क्या वो ब्लड हुक के बारे में जानती है? ओफेलिया बताती है कि ब्लड हुक एक नया ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जवान वैम्पायर्स का ग्रुप रहता है। उनका एज 200 साल से भी कम है। वो हर तरह के क्रूल काम करते हैं। वैम्पायर के पुराने ग्लोरी को वापस लाने के लिए वो इमेच्योर बच्चों का एक ग्रुप है। लेकिन ये कंफ्यूज करने वाला है, उनके पास ब्लड ऑफ एसेंस कहाँ से आया? ये तो वैम्पायर का एक रेयर आइटम है। और ओफेलिया रोनर से सच सच पूछती है कि उसे वो लेटर कहाँ से मिला। तो रोनर उसके लिए माफी मांगता है। तो ओफेलिया बताती है, ओफेलिया कहती है कि लेटर को रिसीव करने वाला पर्सन उनकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके जान को भी खतरा हो सकता है। रोनर पहले तो कुछ सोचता है, फिर ओफेलिया को सच सच बता देता है कि उसे ये लेटर कहाँ से मिला। रोनर कहता है कि ये लेटर प्रोफेसर जाराडेन के लैब से उसे मिला है। ओफेलिया हैरान हो जाती है और कहती है, क्या तुम प्रोफेसर जाराडेन के बारे में बोल रहे हो? फुल मून मैजिक टावर का महान मैच, क्या तुम उन्हीं के बारे में बोल रहे हो? रोनर थोड़ा हैरान हो जाता है और कहते हैं, क्या ग्रेट मैच, क्या वो इतना महान थे? ओफेलिया बताती है कि ऑफ कोर्स वो वैम्पायर के बीच में भी बहुत फेमस था। पूरे कॉन्टिनेंट में उसके जैसा मैच मुट्ठी भर भी नहीं है। रोनर थोड़ा हैरान हो जाता है और कहते हैं कि तब हमें उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो बहुत आसानी से जाके उनके पास इजीली उस आइटम को ले लेंगे। ये कहते हैं कि ऑफ कोर्स वो बहुत स्ट्रांग है, वो अपनी एक ही अंगुली से उन्हें खत्म कर देंगे। लेकिन अगर ब्लड एसेंस की बात है तो चीजें कॉम्प्लिकेट हो सकता है। ओफेलिया बताती है कि एसेंस ऑफ ब्लड वो माना फ्यूजिंग होता है। यह उन वैम्पायर के पास पाया जाता है जो बहुत लंबे टाइम से ब्लड मैजिक का यूज करते हैं। वो एक स्पेशल आइटम है जिसमें बहुत ज्यादा ब्लड एनर्जी होता है। लेकिन डिपेंड
डिपेंड करता है कि तुम इसका यूज कैसे करते हो। जब तक एसेंस ओनर उसे अनसील नहीं करेगा वो यूजलेस पत्थर के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए प्रोफेसर को कोऑपरेशन करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो कभी ब्लड ऑफ एसेंस को ऑब्टेन नहीं कर सकते। रोनर कहते हैं ऑप्लियस है, तो इसका मतलब ये है कि प्रोफेसर को उनके ऑफर को एक्सेप्ट करने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। ऑप्लिया कहते हैं कि हाँ, और मैं मोटा मोटी गेस भी कर सकती हूँ कि उनका ऑफर क्या होगा। तभी सीन कट होता है चांदनी रात में उसी गुफा को दिखाया जाता है। उस गुफा के पास कुछ बंदे खड़े रहते हैं। एक बंदा कहता है कि वो आ रहा है, एक नया कैंडिडेट जिसके बारे में मास्टर ने कहा था। दिखाया जाता है धुआं में से कोई आ रहा होता है और वो बंदा अपने बात को कंप्लीट करते हुए कहता है कि जारोडेन स्टोनसॉन टावर में। दूसरा बंदा पहले बंदे से पूछता है क्या वो ह्यूमन सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मुझे उसके अंदर से कुछ भी सेंस नहीं हो रहा है। तो पहला बंदा बोलता है कि हाँ, मुझे भी सेंस नहीं हो रहा है, लेकिन एक बात याद रखना, एक बुक के कवर से उसे जज नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि तुम उसके बारे में नहीं जानते हो, लेकिन मैंने सुना है कि उसने अपने प्राइम टाइम में बड़े बड़े कांड किए हैं। तभी जारोडेन उनके पास पहुंच जाता है तो एक बंदा कहता है कि तुम्हारा स्वागत है जारोडेन स्टोनसॉन। जारोडेन कहता है कि मैं तुम्हारे मास्टर से मिलना चाहता हूँ। तो वो बंदा कहता है कि वो तुम्हारा अंदर वेट करे, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने कपड़े को हटाना होगा ताकि हम तुम्हारे आइडेंटिटी को कंफर्म कर पाए। जारोडेन पहले तो उन्हें घूर के देखता है और कहता है कि तुम ब्लड हुक के लोग, तुम सच में कार्वर्ड हो, और अपने हुडी को खोल देता है और कहता है क्या अब तुम सेटिस्फाइड हो। वो बंदा कहता है कि हाँ, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, तो अब तुम मुझे फॉलो कर सकते हो। तभी वो बंदा जारोडेन के पास कुछ नोटिस करता है। वो देखता है कि जारोडेन के पास एक सोर्ड रहता है। मैं कहता है कि जारोडेन वो तो एक मेज है, लेकिन उसके पास सोर्ड क्या कर रहा है, और तुम लोग इस सोर्ड को देख के पहचान ही गए होंगे कि ये कौन हो सकता है। तभी जारोडेन अपने सोर्ड को पकड़ता है और कहता है कि तो तुमने इसे देख लिया। वो बंदा जारोडेन से पूछता है कि उसका इससे क्या मतलब है। तभी जारोडेन अपने सोर्ड के साथ उसके गले को ही काट डालता है और उसके साथी के ऊपर भी बहुत सारे स्वॉर्ड स्लैशेस मारता है। उस बंदे को समझ में नहीं आता कि अभी अभी उसके साथ हुआ क्या। में दिखाया जाता है कि जारोडेन ने उनके साथियों को भी बहुत सारे स्लैशेस में काट दिया रहता है और वो एक दूसरे बंदे की तरफ बढ़ने लगता है। वो बंदा जारोडेन को देख के डर जाता है। हमें यहाँ पता चलता है कि ये जारोडेन नहीं, ये अपना रोनर रहता है जो कि जारोडेन का भेष बदल के आया हुआ रहता है। सीन कट होता है कुछ दिन पहले। ओफलिया कहते हैं कि तुमने जो भेष बदलने वाले पोशन के बारे में कहा था वो तैयार है। इसका असर 30 मिनट तक रहेगा और तुम प्रोफेसर जारोडेन की तरह दिखोगे। ब्लड हुक वो तुम्हें नहीं पहचान पाएगी कि तुम असली जारोडेन नहीं हो। रोनर उस पोशन को लेते हुए ओफलिया को थैंक्स बोलता है। ओफलिया कहते हैं कि लेकिन सच में क्या तुम वहाँ पर अकेले जाने वाले हो। रोनर ओफलिया को कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुमने कहा कि वो इनमेच्योर है और उनका एज भी ज्यादा नहीं है। मैं खुद ही सभी को संभाल लूंगा। अगर तुम मेरे साथ जाती हो तो ये तुम्हारे लिए ही प्रॉब्लम हो जाएगा। सीन कट होता है प्रेजेंट टाइम में। देखते हैं कि रोनर और दो वेम्पायर को बीच से ही काट डालता है। वहाँ पर सिर्फ एक ही वेम्पायर बचा हुआ रहता है। अपने साथियों को देख के वो डरने लगता है और वो रोनर से कहता है कि तुम असली जारोडेन नहीं है। तभी रोनर अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उसके मुंह को पकड़ लेता है और उसके मुंह में स्वॉर्ड डालते हुए कहता है कि अगर तू पेनफुल मौत में नहीं मरना चाहता है तो मेरे क्वेश्चन का सीधा सीधी आंसर दे। अगले सीन में उस गुफा को दिखाया जाता है। उस गुफा के अंदर रोनर आगे जाने लगता है और जाते जाते तभी रोनर को कुछ अजीब सा स्मेल आता है। ये तो ब्लड की स्मेल है। और रोनर चलते चलते एक दरवाजे के पास पहुंच जाता है और कहता है कि इस दरवाजे के पीछे से ब्लड की स्मेल और भी तेज आ रहा है। और जैसे रोनर दरवाजे को खोल के अंदर जाता है वो कुछ देख के हैरान हो जाता है। रोनर देखता है कि वहाँ पर वेम्पायर्स ह्यूमंस को काट के उनके ब्लड को पी रहे होते हैं। रोनर अपने सामने कुछ ऐसी चीजें देख लेता है जो कि उसे देखना नहीं चाहिए था। तभी उन वेम्पायर का लीडर अपने जारोडेन को देखता है और कहता है कि तो तुम फाइनली आ गए। तुम यहाँ पहुंचने में बहुत मेहनत किए होंगे प्रोफेसर जारोडेन स्टोनसॉन। मैं ब्लड हुक का लीडर हूँ, ज्वेल संग ब्ला ब्ला ब्ला। माफ करना कि तुम्हें ये सब देखना पड़ रहा है। तुम थोड़ा जल्दी आ गए हो। हम यहाँ पर अभी खाना खा रहे हैं। तुम्हें भी भूख लगी है तो तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो। रोनर अपने आप को शांत करता है और अपने मन में कहता है कि ये सब पहले ही मर चुके हैं, इन्हें नहीं बचाया जा सकता। रोनर कहता है कि मुझे भूख नहीं लगा है और वैसे भी मुझे उल्टी का मन हो रहा है। रोनर कहता है कि लेकिन तुम्हें नहीं लगता है कि एक डील के लिए यहाँ पर बहुत सारे वेम्पायर है। लीडर कहता है कि तुम जैसे टैलेंट का स्वागत करने के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। बहुत टाइम बाद ऐसा दिन आया है कि ब्लड हुक के लोग सभी एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं। रोनर कहता है कि उसे कोई परवाह नहीं है कि वो क्या करना चाहता है। उसे ब्लड ऑफ एसेंस चाहिए और उसका वो कंडीशन पूछता है। लीडर कहता है कि ये बहुत सिंपल है, तुम्हें पता चल ही गया होगा, तुम्हें हम में से एक बनना होगा, यही हमारी कंडीशन है। रोनर कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, तुम बस पागलों जैसी बातें कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करूँगा? लीडर कहता है कि मुझे लगता है कि तुम समझे नहीं। हम तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दे रहे, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी जो कि तुम इस इंफीरियर बॉडी को छोड़ के अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकते हो। और वो लीडर रोनर के पीछे आ जाता है और कहता है अपने प्लान के बारे में। हम अपने क्लैन को दोबारा खड़ा करने वाले हैं और इसके लिए हमें ओल्डर जनरेशन को सोच को बदलना होगा और हम इस ऐतिहासिक मूवमेंट में तुम्हें बदलने का एक चांस दे रहे हैं। एक प्राइड वॉरियर के रूप में हमारे फैमिली को रिवाइव करने के लिए क्या तुम्हें नहीं लगता जारोडेन की ये सम्मान की बात है तुम्हारे लिए? रोनर कहता है कि सम्मान मुझे नहीं लगता, लेकिन मैं एक बात से पक्का हो गया हूँ कि तुम पूरी तरह से पागल हो गए हो। लीडर कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, एज ए ह्यूमन तुम मेरी बातें को समझ नहीं रहे हो। तभी वो एसेंस ऑफ ब्लड निकालता है और कहता है कि तुम्हारे पास एसेंस ऑफ ब्लड पाने का सिर्फ एक ही चांस है। अगर तुम इस डील को मना करते हो तो तुम्हें ये कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमें भी ये बहुत मुश्किल से एसेंस ऑफ ब्लड मिला है। रोनर कहता है
देखने से लग रहा है कि अगर मैं इस डील के लिए मना करता हूँ तो तुम मुझे आसानी से यहाँ से जिंदा नहीं जाने दोगे। लीडर कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। फिर वो चुटकी बजाता है। हमें दिखाया जाता है बहुत सारे वैम्पायर रोनर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लीडर कहता है कि तुमने तो नोटिस कर ही लिया होगा कि यहाँ पर माना फ्लो वो एबनॉर्मल है। हमें पता है कि तुम कितने पावरफुल हो, इसलिए हमने तुम्हारे लिए यहाँ पर मैजिक स्टोन को लगाया है टॉप नॉच क्वालिटी का। तुम यहाँ पर मैजिक का यूज नहीं कर सकते। अगर तुम फोर्सफुली अपने मानव का यूज करते हो तो तुम्हारा कोर फट जाएगा। एक बार अच्छे से सोचो जेराडेन, तुम अपने वाइफ को तो खोना तो नहीं चाहोगे। चिंता मत करो, दर्द नहीं होगा, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तभी एक वैम्पायर अपने रोनर के कंधे के ऊपर हाथ रखता है। रोनर पहले तो कुछ नहीं बोलता, फिर अपने हुडी को खोलते हुए कहता है कि कमीना तुमने पूरी तैयारी की थी प्रोफेसर जेराडेन को मारने के लिए। वो लीडर हैरान हो जाता है। वो देखता है रोनर को, जो कि उसका फेस बदल जाता है रोनर में, क्योंकि मैं असली प्रोफेसर जेराडेन नहीं हूँ, तुम्हारा बहुत बड़ा वाला कट किया है। वो लीडर रोनर से कहता है कि तुम जेराडेन नहीं हो तो लेकिन तुम हो कौन? एक ह्यूमन की हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आने की? फिर वो अपने वैम्पायर्स को ऑर्डर देती है उसे मार डालने के लिए। तो रोनर अपने स्वॉर्ड को पकड़ता है और उनके ऊपर स्लैशेस मार देता है। उन्हें भी पता नहीं चलता कि वो कब कट गए। वो लीडर अपने साथियों को देखती है इतनी गंदी तरह मरते हुए। रोनर कहता है कि अगर मैं तुझे बता भी दूंगा तो तू कर ही क्या लेगा, और यहाँ पर जितने भी वैम्पायर है आज वो मेरे ही हाथों से मरेंगे। लीडर रोनर के ऊपर भड़कते हुए कहते हैं कि तू कमीने, तेरी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आने की, तू नीच ह्यूमन। तभी रोनर वो अपनी जगह से गायब होकर उसके पास पहुंच जाता है। वो हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि वो बहुत फास्ट है और अपने पावर का यूज करते हुए रोनर के ऊपर अटैक करने वाली रहती है। तभी रोनर उससे पहले ही उसके हाथ को काट डालता है और दूसरे हाथ को भी काट डालता है, और रोनर उसके ऊपर 2-4 स्लैश और मारता है और उसके दोनों हाथ और दोनों पैर काट डालता है। रोनर इतना में ही नहीं रुकता है, उसके बॉडी के ऊपर और भी बहुत सारे स्लैश मारता है। इसके कारण वो बहुत इंजर्ड हो जाती है और चिल्लाते हुए रोनर को कहते हैं कि तू कमीने। तभी रोनर अपने शॉट के साथ उसके नाक के ऊपर मारता है और वो दूर जाकर फेंकाती है, और वो अपने साथियों से बोलता है कि इस कमीने को जान से मार डालो। रोनर कहता है कि मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं तुझे लास्ट में मारूंगा, और वो लीडर वहीं पर बेहोश हो जाता है। एक बंदा अपने लीडर को देखता है और कहता है कि नो पे ऐसा नहीं हो सकता। तभी एक दूसरा वैम्पायर बोलता है कि वो कमीना कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, उसे मार डालो, सभी लोग एक साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक करो। रोनर अपने मन में कहता है कि वो एक मच्छर की तरह है जो कि अपने ब्लड को वेपन की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये सच है। में देखा जाता है वो सभी वैम्पायर जो कि अपने ब्लेड के साथ अलग अलग वेपन बना लेते हैं और रोनर के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी एक वैम्पायर अपने मैजिक का यूज करता है और रोनर को पैरों को एक दलदल में फंसा देता है। रोनर थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है क्या एक दलदल? मैजिक वाला बंदा बोलता है अपने साथियों से, मैंने उसके पैरों को फंसा दिया है तो सभी मिलके उसके ऊपर अटैक करो। सारे वैम्पायर अपने अपने वेपन के साथ रोनर के ऊपर अटैक कर देते हैं। एक वैम्पायर को देखते हैं जो कि रोनर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन रोनर उसके अटैक को रोक लेता है। तभी एक दूसरा वैम्पायर रोनर के साइड से अटैक करता है। रोनर उसे देख लेता है और अपने शॉट के साथ ब्लॉक कर लेता है। तभी उसे एक मौका दिखता है तो वो अपने शॉट के साथ उसके चेस्ट में भोंक देता है और उसे बीच से ही काट डालता है। तभी दो वैम्पायर रोनर के पीछे से अटैक करते हैं। रोनर उन्हें देख लेता है और उन्हें अपनी एक ही स्लैश से दोनों को बीच से काट डालता है। और रोनर के पास जितने भी वैम्पायर जा रहे होते हैं, रोनर पास अपने एक ही 2 स्विंग से उन्हें बीच से काटे जा रहा होता है। तभी रोनर के साइड से एक अटैक आता है। रोनर उसे डॉज कर लेता है। रोनर देखता है कि वैम्पायर्स वो अपने रीजनरेशन एबिलिटी का यूज करके अपने आप को ठीक कर रहे होते हैं। तभी एक वैम्पायर के पीछे से एक वैम्पायर अपने मैजिक का यूज करता है और कहता है कि ब्लड सूट, और वो अटैक रोनर के ऊपर फायर कर देता है। लेकिन रोनर उसको बहुत इजीली डॉज कर देता है और वो अटैक जाकर पीछे लगता है। रोनर अपने मन में कहता है कि मिड टायर का मैजिक ये इतना भी बुरा नहीं है। तो ये है पूरी ब्लड हुक की पावर। देखते हैं कि सारे वैम्पायर अपने रोनर के ऊपर सभी एक साथ मिलकर अटैक कर देते हैं। रोनर बोलता है कि अगर ऐसा है तो हमें एक वैम्पायर को दिखाया जाता है जो कि रोनर के बहुत सामने पहुंच जाती है और अपने पंजों के साथ रोनर को मारते हुए कहती है कि कमीने मर। लेकिन उससे पहले रोनर उसके सर को ही बीच से काट डालता है। रोनर के पास जितने भी वैम्पायर उसे मारने के लिए जा रहे होते हैं, रोनर बस उन्हें गाजर मूली की तरह काटे जा रहा होता है। एक वैम्पायर अपने रोनर को देखता है कि वो कितने ब्रूटल तरीके से उसके साथियों को काट रहा है तो वो घबरा जाता है और अपने मन में कहता है कि मैं ये क्या देख रहा हूँ। अपने माना का यूज किए बिना और अपने बॉडी को हिलाए बिना वो सभी वैम्पायर को मार रहा है। क्या वो एक ह्यूमन भी है? हमें दिखाया जाता है कि रोनर ने सभी वैम्पायर को मार दिया रहता है और कहता है एक वैम्पायर से सिर्फ तुम ही बचे हो, तुम वहाँ पर खड़ा क्यों हो, आओ मुझसे फाइट करो। लेकिन उस वैम्पायर की पहले ही फटी हुई रहती है रोनर को इस तरह लड़ते हुए देख के। तभी रोनर अपने स्वॉर्ड को उस ब्लड के अंदर डालता है और वो ब्लड को एब्जॉर्ब करने लगता है उसका स्वॉर्ड। रोनर को ऐसा करते हुए देख के उस वैम्पायर की और फट जाती है और वो अपने कदम को पीछे लेने लगता है। तभी वो भागने के बारे में सोचने लगता है और वहाँ भागने भी लगता है। तभी रोनर जंप करते हुए उसके ऊपर भी एक अटैक कर देता है और रोनर उसे बीच से ही काट डालता है। फिर रोनर पीछे देखता है और कहता है कि क्या तुम अपने साथियों को छोड़ के भागने के बारे में सोच रहे थे? फिर रोनर अपने साइड में देखता है उस लीडर को जो अभी भी बेहोश रहता है और एकदम खतरनाक से स्माइल देते हुए कहता है कि ओह तो तुम यहाँ पर हो, चलो अब हम अच्छे से बात करेंगे। ये वीडियो यहीं खत्म। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।